Hello everyone, welcome back to my channel. कंटिन्यू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। थोड़ा सा वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने बता ही दिया है प्रॉफिट क्या है, बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट और रिस्क भी होता है बिजनेस में। तो थोड़ा सा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं जिससे आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज हो जाए। थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि मेरा चैनल का मोटिव ही है जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट नॉलेज दे दे बिजनेस स्टडी के बारे में, है ना। तो मुझसे जितना हो पा रहा है मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को हर एक टॉपिक का एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूँ। फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे समझने में आसानी हो कि और मैं क्या करूं जिससे आप लोगों का नॉलेज और बढ़े, आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट को समझने में और आसानी हो। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का। आज टॉपिक है रीजन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट है बिजनेस का मोटिव, ये बता दिए हैं, क्योंकि प्रॉफिट के बिना तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा डिटेल्स में और बता देते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। राइट, क्या था कि एक वो पहले बता दूं, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। एक डिफरेंशिएट द सेम एक्टिविटी, ओके, वेदर इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक। राइट, पहला क्या था कि एक माँ अगर खाना बना रही है तो वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? दैट इज नॉन इकोनॉमिक। अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक है, वो पैसे के लिए नहीं बना रही है, वो लव और एफेक्शन से बना रही है। लेकिन वही अगर कोई शेफ, अगर खाना बन रहा है, कोई शेफ बना रहा है, तो वो पैसे के लिए बना रहा है, उसके बदले में उसको सैलरी दिया जा रहा है। राइट, फिर था एक टीचर। अगर कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, एक लेडी अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? वो नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है। ठीक है, लेकिन वही लेडी एज अ टीचर किसी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही हैं, तो उसके बदले में उन्हें सैलरी दिया जा रहा है, एंड दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? अब कंटिन्यू करते हैं। ये रीजन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, पहला पॉइंट क्या है? ग्रोथ। प्रॉफिट का रीजन क्या है, हमें क्यों चाहिए प्रॉफिट बिजनेस के लिए? ग्रोथ के लिए। प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस ग्रो करेगा। राइट, प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस ग्रो करेगा। Profit is regarded as the main source of growth for business enterprise because it provides finance for the expansion of the business enterprise, business organization। प्रॉफिट आएगा तो उस पैसे को हम फिर से री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज सर्वाइवल। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है, हमें अगर सर्वाइव करना है, तो हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना। सर्वाइव करने के लिए विदाउट क्लोथ्स हम सर्वाइव कर सकते हैं, विदाउट खाना क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नो। खाना चाहिए ना, हमारे लाइवलीहुड के लिए पैसे चाहिए। तो बिजनेस को भी चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। सपोज आप आज 10 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, आपने जो कैपिटल पहले ही लगा दिया, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया तो आपको 10 से 20 प्रोड्यूस करना पड़ा, तो उस 20 को प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। तो उस ज़्यादा रॉ मटेरियल के लिए भी आपको क्या करना होगा? आपको और कैपिटल चाहिए,
और पैसा चाहिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो वो कहाँ से आएगा? फिर से क्या घर से लाएंगे? घर से भी कहाँ से लाएंगे? आपका कहीं से इनकम होगा, आप उस पैसे को रखेंगे फंड में तब तो लगाएंगे, तो वो कहाँ से होगा? आपका अर्निंग सोर्स क्या है? वो बिजनेस है ना? तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट चाहिए। बाकी एक्सपेंडिचर्स के लिए नेक्स्ट इज इंडिविजुअल नीड्स। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल नीड्स? उसमें आ जाता है मेरा अपना नीड्स भी है, मेरे लेबर्स का नीड भी है, right? It relates to the need of the employees in the organization. Good amount of profit is the solution to the problem relating to the hike in wages. हमेशा सैलरी बढ़ती है, वेजेस बढ़ता है ना? कैसे? मतलब हमेशा तो कोई आज सपोज 5000 पे आपकी कंपनी में किसी ने 5000 पे ज्वाइन किया, ठीक है, लेकिन कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारे रीजंस हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या उस 5000 में उसका परिवार चलेगा? उसका फैमिली चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो तो डिमांड करेगा ना, या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी तो बढ़ता है ना सैलरी। तो आपको तो बढ़ानी पड़ेगी ना अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हो या वेजेस हो, है ना? अपने लेबर के वेजेस क्या होता है? लेबर को जो दिया जाता है। सैलरी क्या होता है? जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। क्लियर? तो आपको तो वो बढ़ाना होगा ना, वो हमेशा डे बाय डे, ईयर आफ्टर ईयर तो एक ही उस 5000 पे वो सर्वाइव नहीं कर सकता है ना? वरना मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे हायर करती हैं। अगर आपकी कंपनी में आपके लेबर को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो 5 इयर्स से एक ही सैलरी पे काम कर रहा है, फिर उसने कहा कि मुझे मेरा वेजेस इंक्रीज कर दीजिए, आपने बोला नहीं, मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो दूसरी कंपनी में स्विच कर जाए। क्लियर? तो उससे किसका लॉस होगा? आपका लॉस होगा, क्योंकि आप फिर से नया अगर एम्प्लॉय या नया लेबर हायर कीजिएगा तो आपको वापस से उसको सारे उसके पीछे जो खर्च लगेगा, एक्सपेंडिचर लगेगा, उसको वर्क समझाने में, उसको सिखाने में, या उसके जो एफिशिएंसी है वो आपके पुराने एम्प्लॉय से कम रहेगा। आपके पुराना एम्प्लॉय जो है या पुराना लेबर जो है वो जितने फास्ट से प्रोडक्शन करेगा वो नया नहीं करेगा, उसको टाइम लगेगा, है ना? तो वो तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को हैम्पर करेगा। You got my point? I think you all are getting my point. Social needs. Social needs क्या है? Business organization are spending huge amount of profits on the upliftment of the society, education, food, NGO, etc. So profit हुआ तो सिर्फ अपने ऊपर खर्च किए, अपने लिए किए, अपने लेबर्स को सैलरी दे, वेजेस दे दिए, एम्प्लॉयज को सैलरीज दे दी, उतने तक ही तो नहीं है। नो, आपको कुछ आप अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको कुछ सोशल वर्क भी करना होगा, है ना? तो उसके लिए भी आपको किसी, आपके पास कोई, अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो एनजीओ का कहाँ से चलेगा खर्च, है ना? वो लोग भी तो कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी तो डोनेट करती है ना। उससे क्या होता है? कंपनी का फेम होता है, नाम होता है, तो वो भी एक पार्ट है बिजनेस का, ठीक है? वो भी आपको करना होगा। तो वो भी आप कहाँ से करेंगे? जो आपका प्रॉफिट आएगा, जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, रेम्यूनरेशन आ रहा है, वहां से, राइट? एफिशिएंसी, यस, this is very important point. Efficiency. What do you mean by efficiency? कितना एफिशिएंट है आपका बिजनेस, वो आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अगर कोई शेयर इशू करती है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, एनुअल टर्नओवर कितना है। अगर कोई बैंक भी लोन देती है कंपनी को, बिजनेस, ऑब्वियस सा बात है कि इतना ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे कि आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए बस अपने प्रॉफिट पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। नो, लोन तो लेना ही पड़ता है, बिजनेस में तो चलता है। तो वो बैंक भी आपको लोन देगी तो किस बेसिस पे? वो आपका टर्नओवर देखेगी कि हाँ आप पे कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि नहीं पे कर पाएंगे तो चले जाएंगे, या फिर तो बैंक भी रुक जाएंगे। वो अगर पैसा दे रही है तो किस, उसको भी तो रिटर्न चाहिए, वो भी तो बिजनेस करने के लिए ही बैठी है।
तो वो अगर दे रही है तो वो आपकी कंपनी का टर्नओवर देखेगी, सेल देखेगी, प्रॉफिट देखेगी कि कितना प्रॉफिट आ रहा है आपको। आप शेयर इशू कर रहे हैं तो कोई आपकी कंपनी का शेयर भी खरीदेगा तो यही देखकर खरीदेगा कि आपकी कंपनी कितनी एफिशिएंट है। और अगर कंपनी एफिशिएंट है, एफिशिएंट तभी होगी जब आपकी कंपनी एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर अमाउंट एज अ प्रॉफिट गेन करेगी, तभी एफिशिएंट होगी। और अगर आपकी कंपनी एफिशिएंट है तो डेफिनेटली आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी। अगर कंपनी डे बाय डे, ईयर आफ्टर ईयर वो लॉस में ही जाएगी या फिर इतना ही कमा ले कि बस मेरा कैपिटल आ गया, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, राइट। नाउ रिस्क बियरिंग, business organization have to bear losses for a longer period of time. Profit is essential to bear that loss. क्या लॉस है, रिस्क के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के रिस्क होते हैं। तो उस रिस्क को भी बियर करने के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए, है ना। कोई इमरजेंसी आ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गया, फैक्ट्री में आग लग गया, कुछ भी हो गया, हमें तो नेगेटिव भी सोच के चलना पड़ेगा, तो उस चीज के लिए भी प्रॉफिट जरूरी है, ठीक है। अब आई थिंक ये रीजंस फॉर अर्निंग प्रॉफिट को थोड़ा और एलाबोरेट कर दिए तो समझ में आ गया कि प्रॉफिट क्यों जरूरी है। अब थोड़ा सा रिस्क को भी एलाबोरेट कर देते हैं कि कॉजेस क्या है, किस वजह से रिस्क हो सकता है जिसकी वजह से हमें इस प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे पॉइंट को जो मैं समझा रही हूँ। कॉजेज ऑफ रिस्क क्या क्या है। नेचुरल कॉज, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर। कॉजेज, ना नेचुरल कॉजेज क्या क्या है। फ्लड, earthquake। ह्यूमन कॉजेज क्या क्या है। डिसऑनेस्ट, के फ्रॉड, ह्यूमन पहले नेचुरल एक्सप्लेन कर दूं। नेचुरल कॉजेज क्या क्या है। फ्लड, अर्थक्वेक, अगर अचानक से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि फ्लड आ गया, भाई रुक जाओ, मेरे बिजनेस को पहले बाइंड कर लेने दो उसके बाद तुम आना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपको, तो फ्लड को बियर का, इसकी वजह से जो आपका लॉस होगा वो आपको बियर करना पड़ेगा, कहाँ से, प्रॉफिट के थ्रू। अर्थक्वेक आ गया तो वो अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक की वजह से भी जो, ये भी एक रिस्क का कॉज है जिसकी वजह से लॉस हो सकता है। नाउ ह्यूमन क्या है, डिसऑनेस्ट, किसी ने अगर डिसऑनेस्टी कर दिया आपकी कंपनी के साथ, है ना, डिसऑनेस्ट कर दिया। नाउ अगर कोई जो स्ट्राइक हो गया, केयरलेसनेस की वजह से हो गया। डिसऑनेस्ट मतलब
आप सपोज आपने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आपका वो पार्टनर आपके साथ धोखा कर दिया, तो आप क्या करेंगे, है ना। किसी ने फ्रॉड कर दिया तो क्या करेंगे, लेबर स्ट्राइक पे चले गए अपनी कुछ डिमांड की वजह से, उनकी कुछ डिमांड है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी डिमांड की वजह से स्ट्राइक पे चले गए, तो वो उतने दिन जो काम बंद रहा, प्रोडक्शन बंद रहा, तो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे। तो वो लॉस भी कहाँ से बियर होगा, उसी प्रॉफिट की वजह से। और ये भी एक रिस्क का कॉज है ना। आपको बिजनेस में रिस्क रहेगा ही, अगर प्रॉफिट है हर एक चीज का, अगर पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी है ना। तो वैसे ही आप अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस भी रिस्क भी है, और रिस्क की क्या क्या कॉजेज है वो मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्राइक, केयरलेस, कोई एम्प्लॉय काम करते करते सो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर कुछ चीजें वेस्ट हो गई किसी रीजन से, तो वो भी एक रिस्क का कॉज है। तो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉज क्या है, डिमांड। ठीक है, आपके एम्प्लॉय की कुछ डिमांड है, या फिर नॉट एम्प्लॉय, आपके कस्टमर की कुछ डिमांड है, ठीक है। जो दूसरी कंपनी आप ही की, आप जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज आपकी कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है। तो आप जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कंपनी भी उसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट दोनों के प्रोडक्ट में हो सकता है कि माइनर डिफरेंस हो, बट वही माइनर डिफरेंस कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है। तो आप अगर नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है रिस्क का। आपके बिजनेस हैम्पर होगा, इफेक्ट करेगा, कुछ दिन के लिए ही करे बट करेगा, डिमांड कम हो जाएगा। अगर डिमांड कम हो गया, या फिर आप एक ही चीज, एक ही पैटर्न, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चेंज भी जरूरी है हर एक जगह, है ना। तो बिजनेस में भी चेंज जरूरी है, आपके प्रोडक्ट में भी चेंज जरूरी है। तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट इज कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन भी है, एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कॉम्पिटी ऑब्वियस सा बात है कि कंपटीशन है ना। तो किसी का प्रोडक्ट किसी कस्टमर को अच्छा लगा, किसी का अब जैसे शैम्पू के बहुत सारे ब्रांड है ना। तो वो लोग ये भी दावा करते हैं कि आप मेरा शैम्पू लगाइए तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, कोई कहते हैं लगाइए तो काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, और कस्टमर ट्राई भी करते हैं, है ना। सबके हेयर पे सब शैम्पू सूट भी नहीं करता, अगर कोई सूट कर गया तो बोले हाँ ये ब्रांड अच्छा है, ये यूज करें। कुछ दिन बाद आप एक ही क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपका डिटोरिएट हो गया, या फिर कोई और कंपनी आ गई, वो और अच्छा प्रोडक्ट ले आई मार्केट में, ऐड कर दिया, आप स्विच कर गए, आपको वो पसंद आ गया, फिर आपकी कंपनी पे वो भी एक इफेक्ट करेगा, है ना। तो कंपटीशन है मार्केट में, तो ये भी एक रीजन है रिस्क का, राइट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं मार्केट में, है ना। आज ये फोन आ गया, पहले क्या था, पहले सिंपल एक कीपैड का फोन आता था, वो लोग यूज करते थे। अभी स्मार्टफोन आ गया, अभी अभी नहीं, बहुत दिन पहले से आया, बट वो जो स्मार्टफोन थे उसके कंपेयर में अभी और ज्यादा फीचर्स के साथ स्मार्टफोन आ गए ना। या और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फार्मिंग। पहले फार्मिंग कैसे होता था, बुलॉक कार्ट से होता था, उसके बाद थोड़ा चेंज आया ट्रैक्टर, उसके बाद और भी चेंजेस आ रहे हैं, काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी जो चेंजेस आ रही हैं, ये भी एक फैक्टर है। अगर आप एक ही चीज अभी भी चला रहे हैं बिजनेस पे अपना, जैसे सपोज आपका अभी भी वही पुराना कीपैड वाला फोन का बिजनेस है, तो आप क्या करेंगे, आपकी कंपनी लॉस में जाएगी, क्योंकि मार्केट में जिस चीज की डिमांड है, सपोज आपका
पहले लोग फोन से डायरेक्ट ऐसे सेल्फी लेते थे, है ना। अभी क्या हो गया है, अभी स्टिक हो गया है, सेल्फी स्टिक। वो आपको वो भी एक फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। पहले क्या होता, अभी तो ये भी है ना, बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं। रोटी बनाने वाली मशीन आ गई है, वॉशिंग मशीन। पहले क्या, अभी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है, पहले सेमी ऑटोमेटिक था, ऑटोमेटिक भी है। उसमें भी बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे चेंजेस हैं। एक है, पहले था नॉर्मल, बस आप डाल दीजिए, आपको दाग भी है तो वो उसमें घुलते घुलते जो अगर छूट गया तो छूट गया, नहीं तो आप हाथ से रगड़ दीजिए जहाँ पे दाग है, उसके बाद आप। अभी क्या है कि कुछ नहीं, आप बस एक वॉशिंग मशीन के अंदर में ही एक ट्यूब दिया रह रहा है, जहाँ पे बस आप उसको रख दीजिए। हाथ धोना, हैंड वॉश, कल खोलने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस हाथ ऐसे नीचे लगाइए और पानी आ रही है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। आपका अगर इस चीज का बिजनेस है तो आप अभी भी वैसा पुराना कल ही रख रहे हैं, जो हाथ ऐसे खोलो तो फिर हाथ धो, आप तो फिर उस चीज का डिमांड तो है नहीं, तो आपका बिजनेस तो डिटोरेट करेगा ही। आपको क्या करना होगा, आपको अभी मार्केट में आपको देखना होगा, सर्वे करवाना होगा कि मार्केट में किस चीज का डिमांड है, तो आपको वो भी रखना होगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये भी एक रीजन है। नाउ अदर कॉजेज, अदर कॉजेज में क्या है, एक तो हो गया पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या है, किसी रीजन से, पॉलिटिकल रीजन से आपके बिजनेस को रिस्क हो गया, जैसे कि आज भारत बंद हो गया, स्ट्राइक हो गया, है ना। तो इस वजह से भी आपके बिजनेस को बिजनेस हैम्पर कर रहा है, आपके बिजनेस को ये अफेक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल कॉज। ठीक है। मैकेनिकल फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर मीन्स आपके अगर मशीन में कुछ इंटरनल खराबी आ गया तो ये भी एक फैक्टर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे रीजंस है, कॉजेज है रिस्क के, जो आपको मान के चलने होंगे। ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आज ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती थी अबाउट प्रॉफिट एंड रिस्क, ये दे पाई हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को कोई इशू है कि नहीं, जिसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।